मैंने गोलियां चलानी इसलिए बंद कर दी क्योंकि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी और ताकि लोग भाग ना सके और लाशें वहीं पड़ी रहें, मैंने गेट बंद करवा दी ताकि वल्चर खा जाए। हाय गाइस, मैं शांतनु एंड अक्षय कुमार स्टारर केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग आ चुकी है थिएटर्स में। केसरी चैप्टर 2 को जब मैं थिएटर में देख रहा था और मेरे आसपास जितने लोग थे ना, वो देख के मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अक्षय कुमार साहब का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना इस टाइम, वो खुद अक्षय कुमार है। मिशन मंगल बुरी फिल्म नहीं थी, खेल खेल में बुरी फिल्म नहीं थी और साथ ही सरफिरा भी बिल्कुल बुरी फिल्म नहीं थी। अगर इंडस्ट्री के टॉप 5 ए लिस्टर्स की बात करी जाए ना, और ऑफ कोर्स उसमें अक्षय कुमार हैं, तो इस लिस्ट में से सिर्फ अक्षय कुमार ही ऐसे ए लिस्टर हैं जो कंसिस्टेंट पेस पर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में निकाल रहे हैं। ऑल्दो इन्होंने रिसेंट ईयर्स में फिल्मों की झड़ी लगा दी है, एक के बाद रिलीज आ रही है ब्रेक नेक स्पीड पे, और लोग भी यही देख के परेशान हो गए हैं और शायद इसीलिए इनको बड़े पर्दे पे वो देखना नहीं चाहते, कन्विंस नहीं होना चाहते। लेकिन एक चीज यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम अक्षय कुमार इज कि कोई भी उनकी फिल्म आती है, उनका 200% एफर्ट उसमें दिखता है। अक्षय कुमार के कंसिस्टेंट ओवर एक्सपोजर के चलते अब हाल इतना खराब हो चुका है इनकी फिल्मों का कि चाहे ये किसी भी बढ़िया से बढ़िया टॉपिक को क्यों ना उठा ले, उस पर फिल्म क्यों ना बना दे, चांसेस यही होता है कि थिएटर पे वो परफॉर्म करेगी नहीं। और केसरी चैप्टर 2 के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। बहुत ही वीक है इसकी एडवांस और फर्स्ट डे बुकिंग्स। अगर यही फिल्म अक्षय कुमार साहब 2 साल के गैप के बाद लेके आते ना, तो मेरे से लिखवा लो कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बड़ी जबरदस्त तरीके से फटती, जो ये इस टाइम फटती तो नहीं दिख रही। और ऐसी फिल्म का, केसरी चैप्टर 2 जैसी इंपॉर्टेंट फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब होना या अंडर परफॉर्म करना एक दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। ऑलमोस्ट एवरी शॉट, एवरी सीक्वेंस इन दिस फिल्म विल मेक यू क्राई एंड एट द सेम टाइम ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में ये बात बार बार आएगी कि इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी बढ़िया फिल्म की भी एडवांस बुकिंग और फर्स्ट डे कलेक्शन इतनी कम कैसे हो सकती है। बट बहरहाल फिल्म ने एडवांस में और फर्स्ट डे में जो भी नंबर्स किए वो किए। फिल्म कैसी है इसके बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और साथ ही पार्टीशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे देश की हिस्ट्री में जिन पे जितनी फिल्में बने उतनी कम है। ऐसी ऐसी अनटोल्ड कहानियां हैं जो आपके सबकॉन्शियस में छप जाएंगी और आपकी रूह को झंझोड़ के रख देंगी। और बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जो इन टॉपिक्स को उतनी ही सेंसिबली एंड सेंसिटिविटी से डील करती हैं जितना इनको करा जाना चाहिए। बीइंग द डायरेक्टर एंड द एक्टर, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इस चीज को बहुत ही तहे दिल से डिलीवर करना है। और केसरी चैप्टर 2 एग्जैक्टली यही करती है। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। 10,000 मासूम हिंदुस्तानियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट करके मार दिया जाता है और रिपोर्ट करा जाता है कि कितने मरे, 1650। अंधाधुन गोलियां चलाई जाती हैं और बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी रास्ते में आया, जो भी गोली के आगे आया, वो मरेगा। जलियांवाला बाग मैसेकर इज द मोस्ट ब्रूटल एंड द बिगेस्ट मैसेकर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यही मैसेकर केसरी चैप्टर 2 का ओपनिंग शॉट है और ये शॉट आपको झंझोड़ के रख देगा। सरदार उधम में जो जलियांवाला बाग का सीन दिखाया था, मैं आज तक वो नहीं भूल पाया हूं। बहुत सारे लोगों को वो क्लियरली याद है क्योंकि वो इतना वेल शॉट और इतना वेल डायरेक्टेड सीन था। बिल्कुल उसी के लेवल का केसरी चैप्टर 2 का ये वाला shot है। This shot has been technically and visually done so well that after watching this shot आप सन्नाटे में रहोगे 5-10 मिनट। हर बंदा इस शॉट में जब आपको शहीद होता हुआ स्क्रीन पे दिखेगा ना, आपको हर एक डेथ पर्सनल फील होगी। और गोली चलाने वालों में सबसे ज्यादा अपने ही लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे, एंड दैट मेक्स इट इवन मोर हार्ट ब्रेकिंग। इसी मैसेकर को चैलेंज किया था लीगली शंकरन नायर ने इन अ कोर्ट व्हिच वाज रूल्ड एंड लिटरली ओन्ड बाय द ब्रिटिश देमसेल्व्स। और इन्हीं का किरदार आपको प्ले करते दिखेंगे अक्षय कुमार। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? बट बिफोर शंकरन नायर वेंट टू द कोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश सरकार के लॉयल थे। फिल्म में दिखाया जाएगा कि शंकरन नायर कैसे वायसरॉय कमीशन के एक इंटेग्रल पार्ट थे। और इस वायसरॉय कमीशन को बिठाया क्यों गया था? जलियांवाला बाग में जो सरवाइव किए थे जो लोग और जो मारे गए थे, उनकी फैमिलीज को कुछ पैसा देना था दिखाने के लिए कि दैट दे केयर। और इसका एक इंटेग्रल, इस कमीशन का एक इंटेग्रल पार्ट थे शंकरन नायर। इनफैक्ट एक पूरा का पूरा शॉट है जहां पे ये 25 रुपए देते हैं एक सर्वाइवर को। खूनम खून हो रखी है, हर चीज गटर में फेंकी जा रही है लाशें, और शॉट लगता है आपको दिखता है इसके बाद जनरल डायर चिकन और वाइन पी रहा है। स्टोरी एक्सट्रीमली टाइट है, कट टू कट चलती है। स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छी तरह से लेड आउट है थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन बीच में एक आइटम सॉन्ग आ जाता है जो मेरी समझ से बाहर है कि डालने की जरूरत क्या थी। एक बच्चा दिखाया जाता है और उसके हाथ में डेड बॉडी होती है उसकी छोटी सी बहन की।
ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और ज्यादा स्ट्राइकिंग इसलिए होती जाती है क्योंकि शंकरन नायर जो एक ब्रिटिश लॉयल थे, वायसरॉय के बहुत फेवरेट थे, वो जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो एंटी ब्रिटिश होते जाते हैं अप अंटिल अ पॉइंट जहां पे ऐसा आपको लगेगा कि शंकरन नायर से बड़ा देशभक्त कोई था ही नहीं। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। अच्छा, फिल्म में जो अक्षय कुमार के चेहरे पे रेडियंस है ना, उसको देख के मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि चाहे हीरो स्क्रीन पे हो या रियल लाइफ में एक आदमी क्यों ना हो, क्लियर और रेडियंट स्किन हर किसी को चाहिए। कभी सोचा है कि कैसे हर सेलिब्रिटी की स्किन इतनी क्लियर और रेडियंट होती है? इट इज जस्ट नॉट द जीन्स, बट इन रियलिटी हमारी स्किन को रेडियंट बनाने का काम हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी करते हैं। लेकिन आजकल के एनवायरमेंट में एयर पोल्यूशन, स्ट्रेस और साथ ही सन एक्सपोजर मिलकर हमारी स्किन के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि स्किन डल हो जाती है, अनइवन स्किन टोन डेवलप होने लगता है और साथ ही ग्लो चला जाता है। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ टॉपिकल क्रीम्स ही नहीं होता, रेडियंट स्किन के लिए इंटरनल केयर भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए मैंने खुद ओजीवा का बायो एक्टिव ग्लूटाफिजी यूज करना शुरू किया है। इसमें है 3 हाई इंपैक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ग्लूटाथायोन, एस्टाजेंथिन एंड लाइकोपीन। एस्टाजेंथिन विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसका रिजल्ट दिखता है, पिगमेंटेशन फेड होती है, स्किन रेडियंट और प्लम्प लगती है और साथ ही स्किन टोन भी इवन होने लगता है। मुझे पर्सनली इसका फ्रूटी और रिफ्रेशिंग टेस्ट भी काफी अच्छा लगा। इसको मेल्स और फीमेल्स दोनों यूज कर सकते हैं, बस पानी में एक टैबलेट को मिलाओ और उसको पी जाओ और तुम्हारी स्किन को डेली डिफेंस मिल जाता है। हजारों लोग ओजीवास बायो एक्टिव ग्लूटाफिज को यूज कर चुके हैं और अपने विजिबल रिजल्ट्स दुनिया के साथ शेयर कर चुके हैं। तो ग्लूटा जो हम ले रहे हैं तो मतलब पूरा 2 महीने नहीं हुए हैं, तो चेहरे पे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ चेहरा लगने लगा है। अगर आप भी अपनी डल स्किन, अनइवन स्किन टोन और पिगमेंटेशन को इफेक्टिवली ट्रीट करना चाहते हैं, देन दिस इज अ गुड चॉइस। ओजीवास बायो एक्टिव ग्लूटाफिज अवेलेबल है दोनों फ्लिपकार्ट एंड Amazon पर। मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, सो जाओ जाके लिंक पे क्लिक करो एंड स्टार्ट योर ग्लो जर्नी टुडे। शंकरन नायर इतने जबरदस्त लॉयलिस्ट थे ब्रिटिश सरकार के कि उनको नाइटहुड भी मिला था। शंकरन नायर विद क्राउन वर्सेस कृपाल सिंह का एक केस बहुत ही एक्सटेंसिवली और अच्छी खासी डिटेल में दिखाया गया है फिल्म के अंदर। वो देख के भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगेंगी जो कभी किसी को पता ही नहीं थी। फैंटास्टिक क्लैप वर्दी, गूज बम्प इंड्यूसिंग शॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक शॉट में जनरल डायर और शंकरन नायर सेम ही यूरिनल को यूज कर रहे होते हैं और जनरल डायर शंकरन नायर की तरफ मुड़ के बोलते हैं कि यू आर अ स्लेव टू द क्राउन और तुम यहां पे मूत भी नहीं सकते। टू विच शंकरन नायर नीचे देखते हैं और कहते हैं द क्राउन इज श्रिंकिंग, यू वुड लिटरली वांट टू गेट अप एंड क्लैप। God damn it, you don't belong in here. The empire is shrinking. कहानी में पीक्स और ड्रॉप्स इतने अच्छी तरह से दिखाए गए हैं कि कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये केस हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको ये भरोसा दिला दिया जाएगा स्क्रीन प्ले के द्वारा कि भैया ये तो कोर्ट ही ब्रिटिश का है, ब्रिटिशर्स का ये कोर्ट है, ये वर्चुअली यहाँ पे रूल करते हैं, ये क्यों आपको जस्टिस देंगे। अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायर। जनरल डायर अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए फेक विटनेसेस बना रहा था, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों ने पहले वहां से फायर करी, इसलिए रिटेलिएशन में हमने फायर करी, दे वर एक्चुअली अ थ्रेट टू अस, जबकि ऐसा सच्चाई में असलियत में कुछ था ही नहीं। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। While on one hand आपको डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच लगेगी, फिल्म की ब्यूटीफुली शॉट है, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुली शॉट है, कुछ शॉट्स, कुछ सीक्वेंसेस आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगे, लेकिन इनका साथ नहीं देता बैकग्राउंड म्यूजिक। कई बार मेरे को लगता है बहुत सारी जगहों पर बहुत अंडरवेलमिंग रह गया बैकग्राउंड म्यूजिक। शंकरन नायर को ये केस उठाने के बाद मेंटली भी बहुत जबरदस्त तरीके से हरास करा गया। फॉर एग्जांपल, एक शॉट में आपको ये देखने को मिलेगा कि शंकरन नायर एक विटनेस को लेके आते हैं और जैसे ही वो विटनेस इंट्रोड्यूस करा जाता है कहानी में, एक मार्था नाम की लड़की को इंट्रोड्यूस करा जाता है उनके साथ और वो क्लेम करती है कि नायर जिस विटनेस को लेके आए हैं वो रेपिस्ट हैं और उसके बाद से नायर को बोलने लग जाते हैं लोग ये तो रेपिस्ट का लॉयर है। बहुत ही स्मार्टली स्क्रीन प्ले और कहानी आपको जनरल डायर के ट्रॉमेटिक पास्ट में ले जाएगी। ये रिवील किया जाता है कि इंडियन किड्स ने जनरल डायर को बचपन में उनके हकलाने, स्टैमरिंग के लिए टीज किया था और उनके फादर भी एक हार्डकोर रेसिस्ट थे। आपका लिटरली खून खौल उठेगा ये जानकर, आंसू आ जाएंगे कि जनरल डायर का एक्चुअली में प्लान था कि वो जलियांवाला बाग में टैंक लेके जा सके, लेकिन गली इतनी छोटी थी कि वहां पे टैंक जा नहीं सकता। फिल्म की पेसिंग इतनी जबरदस्त तरीके से करी गई है, आपको इधर उधर सोचने का, कहानी डिरेल होने का मौका ही नहीं देती। अप अंटिल द लास्ट मोमेंट आपको लगेगा यार ये केस तो लॉस्ट कॉज है, हम जीत ही नहीं सकते, लेकिन क्लाइमैक्स कुछ और ही निकलेगा। एक डिसेबल्ड इंडियन सोल्जर आता है जनरल डायर के ऑफिस में एक एप्लीकेशन लेके और उस शॉट में जनरल डायर जैसे उसको ट्रीट करता है ना, while he is completely disabled and morally भी वो टूट चुका होता है अंदर से, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा कि मतलब
ये लोग ब्रिटिश क्राउन के लिए काम कर रहे थे ये सोच के कि हाँ हम शायद बच जाएंगे, हमारे को मारा नहीं जाएगा, हमारे मोराल को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इनके साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था बैक हैंड पर। अक्षय कुमार और आर माधवन की फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, बट फर्स्ट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट अनन्या पांडे's परफॉर्मेंस इन द फिल्म। अनन्या को कंसिस्टेंटली ट्रोल करा जाता है, which was rightfully done also in the past, but this time around she needs the applause for her performance in Kesari Chapter 2. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? जो अनन्या के इमोशंस थे, जो अनन्या के डायलॉग्स थे, वो हर चीज के साथ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत माइंड ब्लोइंग तरीके से नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत ही डिसेंटली गुड तरीके से उसने उनको जस्टिफाई किया है। नाउ कमिंग टू अक्षय कुमार परफॉर्मेंस इन द फिल्म, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, लेकिन ये उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है उनकी रीसेंट फिल्मों की। जैसे कि मैंने रिव्यू की स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि अक्षय कुमार का कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो रीसेंट ईयर्स में, आपको 200% उनका एफर्ट वहां पे दिखेगा। इस फिल्म में भी आपको वो चीज दिखेगी, बट विद एन एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स। आपको हर जगह ये दिखेगा कि कोई भी डायलॉग जो अक्षय डिलीवर कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली फीलिंग इट। बहुत सारे डायलॉग्स उनके गूज़बम्प इंड्यूसिंग है फिल्म। We are suing the crown for genocide. मेरे हिसाब से आर माधवन की परफॉर्मेंस पीक करती है इस फिल्म में ऑलमोस्ट हर किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर। वो प्ले कर रहे हैं रोल एक ऐसे लॉयर का जो हाफ ब्रिटिश है और हाफ इंडियन है, और नायर की तरह उनकी लॉयल्टी भी ब्रिटिश सरकार की तरफ है, लेकिन वो केस में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं वो जब आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। Good luck, Sir Shankar Nair. फिल्म में सिनेमेटोग्राफी है देवजीत रॉय की, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब डन। फिल्म के डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी, और ये इनकी डेब्यू फिल्म है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि ये एक नए डायरेक्टर ने बनाई है, क्योंकि ये पहले भी इन्वॉल्व थे, कालकूट वेब शो था उसमें, और बंदिश बैंडिट्स में एज ए राइटर की कैपेसिटी में इन्वॉल्व थे। एज ए डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने इस टॉपिक को बहुत ही डिलीजेंटली और बहुत ही इंटेलिजेंटली ट्रीट किया है, और हर शॉट, फिल्म का हर सीक्वेंस आपको यही फीलिंग देगा। बहुत सारी जगहों पे आपको एपिफनी इतनी अच्छी फील होगी कि आपका मन करेगा खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी जाए एक एक बंदे को जो इस फिल्म में इन्वॉल्व है, और तालियां बजाई जाए। अच्छा, इस फिल्म को लेके आई एम एक्सट्रीमली डिवाइडेड अबाउट वन थिंग, और वो ये है कि इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ऑन वन हैंड में ये चीज समझता हूं कि यंग गलेबल माइंड्स अर्ली टीन एज में अगर आप ज्यादा वायलेंस देख ले तो वो आप पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट कर सकती हैं, बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड समवेयर आई डू फील दिस दैट द वायलेंस शोन इन दिस फिल्म इज काइंड ऑफ अ नेसेसरी इविल। हिस्ट्री की किताबों में बच्चों को ये पढ़ाया ही जा रहा है। अब अगर इसकी एक ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाए जो उनके सबकॉन्शियस में छप जाए, जो वो भूल ना पाए, और उनके लिए बहुत जरूरी है ये सब जानना, तो क्या इसको एडल्ट सर्टिफिकेट देना सही था या गलत? मैं काफी डिवाइडेड था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, ओवरऑल केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग इज नॉट ओनली अ फैंटास्टिक फिल्म बट आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। अपने घर वालों के साथ जाके ये फिल्म देखो, थिएटर एक्सपीरियंस लेके देखो इस फिल्म का। इस फिल्म पे पैसे खर्चने का पता है क्या मतलब है? यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन गुड सिनेमा। ऐसी फिल्में थिएटर पे चलेंगी तो ऐसी और फिल्में बनेंगी। अगर ऐसी फिल्में भी डूब गई ना बॉक्स ऑफिस पे, तो भैया हम एज एन ऑडियंस डिजर्व ही नहीं करते अच्छी फिल्में। फिर तो भैया जाट और पुष्पा जैसा चुतियापाई देखने लायक है। तो अगर टिकट्स फिल्म की तुमने पहले से ही बुक कर ली है तो बहुत बढ़िया, नहीं करी तो अब कर लो। कल मैं डालूंगा Amazon प्राइम पे एक नया शो आया है खौफ। अगर आपने नहीं देखा देख लेना, नहीं तो मेरे रिव्यू के बाद देख लेना, लेकिन उस रिव्यू को जरूर देखना। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं कि देखो उस रिव्यू को, लेकिन वो वाला रिव्यू ना बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि वो शो ऐसा है ना दैट इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। खौफनाक शो है वो। उसका कल सुबह रिव्यू ड्रॉप हो जाएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं। माँ, मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय।